नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। अब आई है जनता की बारी, इसलिए अपनी बारी का भरपूर लाभ उठाइए। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी न्यूज 18 आपसे अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने की अपील करता है। इससे पहले ऐसी ही एक अपील पीएम मोदी ट्वीट के जरिए की और अपने ट्वीट को देश के तमाम पार्टियों और मशहूर हस्तियों को टैग किया। मिशन 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां चुनावी महासमर में कूद चुकी हैं। पक्ष विपक्ष के नेता वोटरों को लुभाने के लिए गूढ़ा गणित कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का विपक्षी पार्टियों के नेताओं को किया गया ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है। मैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन से अपील करता हूं कि लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करें। मतदान के लिए बड़ी संख्या का आना लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती के लिए अच्छा रहेगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके। ऐसा ही संदेश चंद्रबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी, नवीन पटनायक और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को भी टैग किया। साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी जागरूक करने की अपील की। पीएम के जागरूकता अभियान का सिलसिला देश की नामी ग्रामी हस्तियों तक भी पहुंचा, जिसमें देश के नामी फिल्मी सितारे, खेल जगत के दिग्गजों समेत आध्यात्मिक गुरु भी पीएम के ट्वीट की गई अपील में शामिल हुए। पीएम मोदी का जागरूकता अभियान ट्वीट देश के सभी दिग्गजों के पास गया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के ट्वीट टैग से वंचित रह गए। जैसे ही पीएम मोदी का ट्वीट धुर विरोधियों के पास पहुंचा, विपक्षी नेताओं ने भी पीएम के ट्वीट पर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, दिल खुश हुआ कि प्रधानमंत्री जी महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं। मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें। वहीं पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी नेता को टैग नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सवाल जरूर पूछ लिया। सरकार को चुनने का अधिकार लोगों को देना चाहिए। आप जिस तरह के लोकतंत्र के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, उसकी ये पहचान है। कृपया हमें अपनी सरकार चुनने के लिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार दें। खैर, चुनावी विसात बिछ गई है। पीएम ने ट्वीट के जरिए भारी संख्या में मतदान के लिए जागरूक करने की अपील की, लेकिन विपक्षी इसे सियासी चश्मे से देखने से बाज नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची। साथ ही राहुल गांधी पर भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के दर पर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का दल पहुंचा। आयोग के दरबार में बीजेपी ने एक मांग रखी और एक शिकायत की। पहले आप बीजेपी की मांग देख लीजिए। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखते हुए राज्य को अति संवेदनशील घोषित किया जाए। चुनाव के वक्त राज्य के सभी बूथों पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जाए। पश्चिम बंगाल में दागी अधिकारियों को चुनाव की ड्यूटी से हटाया जाए और राज्य में मतदान के दौरान मीडिया से अघोषित पाबंदी हटाकर प्रवेश की अनुमति दी जाए। हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है। ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए। बीजेपी की मांग पर टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी बौखला गईं। To declare all the booth sensitive, don't you think it's a humiliation, insultation? Why BJP people are very sensitive about Bengal? Why they are so scared? Why they are so afraid? चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग के बाद बीजेपी ने लगे हाथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी शिकायत कर दी। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद, झूठे, शर्मिंदगी भरी आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। दरअसल मंगलवार को अहमदाबाद की एक रैली में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने वायुसेना की जेब से 30,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिना तथ्य के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। 2019 की जंग जीतनी है तो फिर युवाओं को पटाना होगा। पहली बार बने वोटरों को अपनी तरफ लुभाना होगा और जो ये करेगा वही बनेगा देश की सत्ता का सिकंदर। इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ एक हफ्ते का फर्क है। बुधवार को राहुल गांधी चेन्नई के कॉलेज में पहुंचे तो वहीं सिर्फ एक हफ्ते पहले पीएम मोदी भी कांचीपुरम में गए थे। अब चुनाव है तो हर नेता जनता के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, लेकिन ये दोनों दौर अहम हैं। अहम इसलिए क्योंकि इन दोनों सभाओं के जरिए युवाओं पर डोरे डाले गए। अब सवाल है कि युवाओं को क्यों लुभाया जा रहा है। इसका जवाब है सत्ता की चाबी। 2019 के इस महासमर में सत्ता की चाबी इस बार पूरी तरह से युवाओं के हाथ में है। चुनाव आयोग के आंकड़ों को समझें तो लोकसभा चुनाव में इस बार करीब 280 से ज्यादा सीटों पर युवा निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में जिन सीटों पर जीत का जितना औसत अंतर था, उस अंतर के अनुपात में देखें तो उतने नए युवा वोटर इस बार बाजी पलट सकते हैं। 1997 और 2001 के बीच जन्मे ये वो वोटर हैं जो पिछली लोकसभा चुनाव के वक्त 18 साल से कम के थे। हालांकि इनमें से कईयों ने विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया होगा, लेकिन इस बार ये युवा वोटर देश का भविष्य तय कर सकते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसी 282 लोकसभा सीटों में से 217 सीट देश के 12 बड़े राज्यों में है, जिनमें पश्चिम बंगाल में 32, बिहार में 29, उत्तर प्रदेश में 24, कर्नाटक में 20, तमिलनाडु में 20, राजस्थान में 17, केरल में 17, झारखंड में 13 सीट, आंध्र प्रदेश में 12, महाराष्ट्र में 12, मध्य प्रदेश में 11 सीटें और असम में 10 सीटें हैं। यानी तकरीबन 8 करोड़ वो युवा जो पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त 18 साल से कम के थे, वो इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ देश की नई तकदीर लिखने को तैयार हैं। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल इन युवा वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश करने में चूकना नहीं चाहता। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने इसी क्रम में अपनी कई सभाएं की, तो आज इसी के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष अपने अलग अंदाज में युवाओं के बीच चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज फॉर वुमेन पहुंचे, जहां उन्होंने एक छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए युवाओं को खुश करने वाले कई वादे किए। बहरहाल तमाम राजनीतिक दलों को ये बेहतर पता है कि जोश से भरपूर युवाओं का साथ जिसे भी मिला उसकी पौ 12 हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर युवा वोटरों की नजरें इनायत इस बार होगी किस पर? उन पर जो सालों से सत्ता चला रहे हैं या फिर उन पर जो कुछ कर गुजरने का वादा दोहरा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन न करने का ऐलान कर कांग्रेस आलाकमान को झटका तो दिया ही, साथ ही प्रियंका गांधी ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर से मुलाकात कर मायावती को करारा जवाब देने की कोशिश की। बीएसपी के बाउंसर पर यह कांग्रेस का बाउंड्री शॉट है। मायावती के नहले पर यह प्रियंका का दहला है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी चंद्रशेखर से मिलने मेरठ जा पहुंचेंगी। उस चंद्रशेखर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती को सीधे चुनौती देने की तैयारी में है। मंगलवार को मायावती का दिन था जब उन्होंने कांग्रेस से पूरे देश में कहीं भी समझौता नहीं करने का ऐलान किया और कांग्रेस को जोर का झटका बहुत जोर से दिया था। फिर बारी आई कांग्रेस की। कांग्रेस ने भीम आर्मी के संस्थापक का हाल जानने के लिए खुद प्रियंका गांधी को उतार दिया। कोई राजनीतिक बात नहीं है। मुझे ये इस लड़के का जोश पसंद आया। मुझे ये अच्छा लगा कि वो संघर्ष करता है, वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है, नौजवानों की आवाज। मंगलवार को मायावती के झटके से तिलमिलाई कांग्रेस ने सियासी मजबूरियों का हिसाब लगाया। फौरन पलटवार करने के बजाय एक दिन बाद कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को मोर्चा थमा दिया। भूपेश ने वो सब कुछ कह दिया जो कांग्रेस मायावती को कहना चाहती थी। कोई पॉलिटिकल बात करने वो आई नहीं थी, ना उनसे पूछ लीजिएगा, ना मैं कोई पॉलिटिकल बात किससे करता हूँ। क्या माना जाए कि आने वाले समय में कांग्रेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं भीम आर्मी? मैं बहुजन समाज के साथ खड़ा हूँ, बहुजन समाज को सपोर्ट करूंगा। मायावती से मिले जख्मों से राहत पाने और दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए प्रियंका ने घोड़े की ढाई चाल चल दी। दरअसल भीम आर्मी वो संगठन है जो मायावती के परंपरागत वोट में सेंधमारी कर सकता है। इसी वजह से चंद्रशेखर की लोकप्रियता शुरू से मायावती की आंख की किरकिरी रही है कि भीम आर्मी नाम का जो ये संगठन है,
यह पूरे तौर से बीजेपी का ही प्रोडक्ट है। प्रियंका ने चंद्रशेखर से मुलाकात कर नई संभावनाओं को जन्म दिया है। हालांकि कांग्रेस का एक कदम चुनावी गणित में कितना उलटफेर कर पाएगा ये कहना अभी कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या इस बार कांग्रेस को भक्ति से शक्ति मिलेगी? क्या आज ख्वाजा के दर पर राहुल की चादर पेश हुई तो नरैना में दादू धाम में अशोक गहलोत ने पूजा अर्चना की, यानी ज़ियारत और पूजा अर्चना साथ साथ। 2019 फतेह के लिए कांग्रेस का भक्ति कार्ड। ख्वाजा के दर पर राहुल की चादर। दादू दयाल धाम से गहलोत का पायलट प्रोजेक्ट। भक्ति से मिलेगी कांग्रेस को शक्ति। मिशन 25 फतेह के लिए लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर गुजरात फॉर्मूले पर काम कर रही है। वही फॉर्मूला जो विधानसभा चुनावों में हिट हुआ, जिसका जादू कर्नाटक चुनाव में भी चला। सर पर आंखों से लगा लो जी, सर पर आंखों से लगा लो जी, आंखों से लगा लो, इसे दिल में बसा लो जी, आंखों से लगा लो। ख्वाजा के दर पर ये राहुल गांधी की चादर है। मौका 807वें उर्स का है। राहुल की चादर को ख्वाजा के दर पर पेश करने सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री रघु शर्मा और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद दरगाह पहुंचे। जन्नती दरवाजे से होते हुए मज़ारे शरीफ पर चादर पेश की और दुआ की। आस्ताने में गांधी परिवार के खादिम गनी गुर्देजी ने खास दुआ की और जियारत के बाद दस्तार बंदी कर तबर्रुक भेंट किया। दरगाह जियारत और चादर पेश करने के बाद महफिल खाने की सीढ़ियों से अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद ने राहुल गांधी का संदेश पढ़कर सुनाया। और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं और गरीब नवाज के दर पर जाने वाले सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के संदेश सबके लिए मोहब्बत और नफरत किसी से नहीं को आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने और देश में अमन, शांति, भाईचारा और कौमी एकता का रास्ता मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पहले जियारत फिर पूजा। शक्ति के लिए कांग्रेस का टेंपल रन। 2019 में शक्ति के लिए कांग्रेस हर उस दर पर जा रही है जहां से उसे आस है। ख्वाजा के दर पर जियारत के बाद सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट संग दादू दयाल मंदिर पहुंचे। नरैना में दादू दयाल मंदिर कैंपस से अशोक गहलोत ने इशारों ही इशारों में बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। हमारी कोई किसी पार्टी की दुश्मनी नहीं है। अदालत राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी विचारधारा हमारी अपनी है, हमारी अपनी सोच है, हमारे अपने कार्यक्रम में जनता के लिए हमारे अपने सिद्धांत है, उसको हम चले। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उनकी नीति है, उनके सिद्धांत उनके पास है, वो हम जनता को बताएं हमारे क्या है, उनके क्या है। जनता फैसला करे भाई कौन सत्य के रास्ते में चलता है, कौन सी पार्टी है, किसकी नीतियां क्या है, किसके क्या सिद्धांत है, किसके क्या प्रोग्राम है जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए। फैसला जनता करे। लोकतंत्र हमारी बात जनता होती है, वो तय करता है, वो जाके कुर्सी बैठता है, वरना कोई बैठ नहीं सकता। साफ है कि कांग्रेस मिशन 25 के लिए हर वर्ग को साधने में जुटी है ताकि एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर वापसी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे के साथ जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। मरीजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जयपुर में रेसिडेंट डॉक्टर 2 दिन से हड़ताल पर हैं। वार्ता पर वार्ता हो रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आज भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। रेसिडेंट डॉक्टर का कहना है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जीबीएम के बाद हड़ताल खत्म होगी।
डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हुए बेहाल, कहां हो सरकार? यही हंगामा, बहसबाजी और धक्का मुक्की धरती के भगवान के नाराज होने का सबब है। जयपुर के कांवटिया अस्पताल में जैसे ही महिला रेजिडेंट डॉक्टर से मरीजों के परिजनों ने ऐसी हरकत की, सभी डॉक्टर नाराज हो गए और फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का आरोप है कि परिजनों ने महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट की है। ऐसे में आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी है। मान मनोवल की लाख कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर नहीं माने, अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। कम मांग तो हमारी यही है कि महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उसके 10 से 12 परिजन जो उस वक्त मौजूद थे घटनाक्रम में, उनको सबको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का फेल्योर कई बार सामने आया है, तो जो चिकित्सक अधीक्षक महोदय हैं उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। डॉक्टर्स अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। गलती पर गुस्सा जायज है, लेकिन मरीजों का क्या कसूर? अपने पेशे से बेईमानी क्यों? डॉक्टर्स की नाराजगी का सबब ऐसा है कि मंगलवार से लेकर अब तक हड़ताल के चलते 160 से ज्यादा ऑपरेशन टल चुके हैं। हालांकि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से वार्ता भी की गई, लेकिन डॉक्टर्स की नाराजगी दूर नहीं हुई। डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए, अस्पतालों में सीसीटीवी लगवाए जाएं, अस्पतालों में सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, कांवटिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को हटाया जाए। पूर्व में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। वही कांवटिया अस्पताल था, वही रेजिडेंट थे, 2 मेल रेजिडेंट के साथ मारपीट की गई। प्रशासन की तरफ हमने उसका रुख आग्रह करने का कोशिश किया, लेकिन वहां पर बार बार हमारे आग्रह करने के बावजूद भी वहां पर कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए गए। लेकिन एक महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है, ये कैसा न्यायोचित है? सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि गार्ड की जगह बाउंसर तैनात किए जाएं हर हॉस्पिटल के अंदर, एसएमएस में भी और एसएमएस की जितनी पेरीफेरी हॉस्पिटल है उनमें भी। क्योंकि गार्ड की जो उम्र है, अब आप देखेंगे उनकी एवरेज उम्र 70 ईयर है। अब 70 साल का जो गार्ड बना हुआ है, उनकी अब सुरक्षा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हम हर हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दूसरी जो पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ पर उन पुलिसकर्मियों को लगाया जाए वहाँ पे। तो यही मुख्य मांगे हैं। बार बार हम इन चीज़ों को मांग करते हैं, घटनाएं घटती हैं, सरकार आश्वासन देती है, कोई क्रियान्वित उसमें होता नहीं है। इसी की इन चीज़ों के कारण ये फिर घटनाएं पुनरावृत्ति होती रहती। न जाने कब ये मांगे पूरी होंगी और न जाने कब मरीजों की परेशानी दूर होगी। फिलहाल तो ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, वो बिना मरहम के मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। मन ही मन ये दुआ कर रहे हैं, हे भगवान, धरती का ये भगवान जल्द मान जाए, ताकि हमारे जख्मों पर मरहम लग पाए। जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां पे बॉर्डर इलाके में 2 धमाके हुए हैं। नोक तहसील के पास ये धमाका हुआ है। आपको बता दें कि धमाके से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे इलाके की बिजली काटी गई है, घरों से लोग बाहर निकल गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें जैसलमेर से, बॉर्डर इलाके में 2 धमाके हुए हैं और धमाके की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। नोक तहसील के पास ये धमाका हुआ है। आपको बता दें पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है, घरों से लोग बाहर निकल आए हैं। 2 फाइटर प्लेन गुजरने के बाद ये जो धमाके हुए हैं, आपको बता दें जैसलमेर से ये बड़ी खबर, बॉर्डर इलाके से में ये 2 धमाका हुआ है। नोक तहसील के पास ये धमाका हुआ है। आपको बता दें कि इसके पास से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे इलाके की बिजली काटी गई है, घरों से ग्रामीण बाहर निकल गए हैं। आपको बता दें कि 2 जो प्लेन है देखे गए थे और उसके बाद से ये धमाके की खबर आई है। और ये काफी बड़ी खबर आपको बता दें जैसलमेर से, जहां पर बॉर्डर इलाके में 2 धमाके हुए हैं। नोक तहसील के पास ये धमाका हुआ है और आपको बता दें कि धमाके के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरा इलाके की जो बिजली है वो काट दी गई है और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। नोक तहसील के पास
ये धमाका हुआ है। 2 धमाके हुए हैं और उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लाइटें जो बिजली है वो काट दी गई है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र और सिकंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर बताइए क्या खबर है? माजिद बॉर्डर इलाके की नोक की खबर है, जहां पर अभी फिलहाल जो थोड़ी देर पहले 2 हवाई जहाज वहां से गुजरे थे, फाइटर प्लेन थे, वो गुजरे। उसके बाद में बहुत तेज धमाका हुआ और तेज धमाके होने के बाद लोग डर गए, घरों से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है। लोग असमंजस में हैं। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर मसला क्या है, अगर कोई बम गिरा है, क्या गिरा है, इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन ब्लैकआउट हो रखा पूरा एरिया, लोग दहशत में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं किसी अधिकारी से बात करने की, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि लोग सड़कों पर हैं और दहशत में हैं। जी सिकंदर, 2 फाइटर प्लेन देखने के बाद ये धमाका हुआ है तो काफी गंभीर मामला लग रहा है। बिल्कुल माजिद, निश्चित तौर पर ये देखा जा सकता है कि अभी जिस तरह का जो माहौल है, तनाव की स्थिति, उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ है। लेकिन ये भी है कि अब 2 फाइटर प्लेन जो गुजरे हैं वो किसके हैं, भारत के हैं या पाकिस्तान के हैं, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन वो निकले हैं, उसके बाद से तेज धमाके हुए हैं, 2 तेज धमाके हुए हैं और 2 तेज धमाके होने के बाद लोगों के घर हिल गए, लोगों के मकान जो है उससे छोड़ के लोग बाहर निकल आए रोड पे और थोड़ी देर बाद ब्लैकआउट कर दिया गया, पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है। तो लोग और ज्यादा दहशत में है और ये पता करने की कोशिश करते हैं आखिर मसला क्या है, बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल कोई आधिकारिक बात नहीं हो पा रही है कि तय किया जाए कि हवाई जहाज किसके थे, हमारे थे या पास के पड़ोसी देश के क्या थे। इसकी पुष्टि अभी जानकारी लेने के बाद ही हो पाएगी। सिकंदर, जो वायुसेना है वो पहले से अलर्ट पर थी और उसके बाद 2 जो है लड़ाकू विमान आते हैं, उसके बाद फिर ये धमाका होता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल माजिद, जिस तरह का माहौल जो मैं पहले बताया आपको कि जिस तरह का जो माहौल है, तनाव की स्थिति, उसमें कुछ भी कहना अतिशयोक्ति नहीं हो कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है भारतीय फाइटर प्लेन है, लेकिन धमाका जो हुआ है उससे कहीं ना कहीं दहशत ये फैली कि आखिर मसला क्या है, हुआ क्या है। जी लेकिन सिकंदर, रात का वक्त है, अंधेरा है, वहां पर बिजली भी काट दी गई है, लोग डरे सहमे हुए, क्या कुछ वहां पे किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल माजिद, वहां के लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास, मैंने भी बात करी उनसे, वो यही कह रहे हैं कि 2 हवाई जहाज यहाँ से जो फाइटर प्लेन है वो तेज आवाज के साथ निकले, तो उसके बाद में 2 धमाके हुए हैं और उसके बाद से क्षेत्र में बिजली काट दी गई है। तो हम क्या माने, हम दहशत में यहाँ पर कोई बात नहीं हो पा रही, कोई ये नहीं कह पा रहा है आखिर हो क्या रहा है। अगर बम गिरे भी हैं या कहीं धमाके हुए तो कहाँ पर हुए, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही। पूरा एरिया जो है वो अंधेरे में ब्लैकआउट के लिए कहा गया है। तो हम लोग अभी सब सड़कों पर हैं और बात करने की स्थिति में नहीं है, इतनी दहशत में है। जी सिकंदर, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।